everyone. Let's continue. Last time we were discussing about elongation of a rod under its own weight. ठीक है? So एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग. We had to find the elongation of rod under its own weight. खुद की वजन की वजह से उसके में कितना elongation आएगा. ठीक है? तो I will just explain it once more. कल हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो. Right? So let's say this is a rod of mass m, length L, area of cross section A, and Young's modulus is y. Let's consider Young's modulus is capital Y. ठीक है? Now हमको पता करना है कि ये कितना इलोंगेट होगा. अब सबसे पहली बात, इलोंगेशन होगा क्यों, इसके बारे में सोचो. Let's consider a small element at distance x and of thickness dx. ठीक है? ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये जो नीचे वाला वेट है, कितना लेंथ है इसका, L माइनस एक्स, इसको सपोर्ट कर रहा है. इसका मतलब इसको नीचे गिरने से बचा रहा है. राइट? अगर ये मान लो डब्बा है, इसको मुझे नीचे गिरने से बचाना है, तो इसको जब मैं पकड़ूंगा तो कितने फोर्स से पकड़ना चाहिए, कितना फोर्स होना चाहिए, इसके वेट के बराबर. इसका जितना वेट होगा, अगर उतने फोर्स से मैंने इसको पकड़ा तो ये नीचे गिरेगा क्या, नहीं. अगर ज्यादा फोर्स लगाए तो ऊपर आएगा, कम फोर्स लगाए तो नीचे जाएगा. इसका मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर यू वांट दैट ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट इन एयर, मतलब हवा में, अगर उसको तुमको रेस्ट पे रखना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका जितना वेट है उतना वेट के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. देन ओनली इट इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. सही बात है? ठीक है. तो देखो अभी यहां पे क्या होगा. ये जो एलिमेंट है, इस नीचे वाले पोर्शन का वेट सपोर्ट कर रहा है. अब नीचे वाले पोर्शन का वेट कितना है, इसका मास, लेट्स कंसीडर स्मॉल m, तो मास इनटू g इज द वेट ऑफ दिस मच पोर्शन ऑफ द रॉड. सही बात है? दिस मच पोर्शन का जो वेट है दैट इज m इंटू जी, दैट इज m इंटू जी. ओके फाइन. अब ये जो छोटा सा एलिमेंट है dx, उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आएगा, और ड्यू टू दिस वेट दिस स्मॉल एलिमेंट dx इज गोइंग टू गेट स्ट्रेच्ड. ये थोड़ा स्ट्रेच होगा. क्यों होगा? क्योंकि इस वेट की वजह से. तो मैं बोल सकता हूं ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इसके बारे में लिखेंगे डेल्टा एल एक्सटेंशन दिस स्मॉल एलिमेंट dx, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई. तो इस एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, mg के बराबर. आई कैन राइट, फॉर्मूला लिखता हूं पहले, उसके बाद वैल्यूज पुट करूंगा. तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई, एफ एल बाय ए वाई. वॉट इज फोर्स, mg, इनटू व्हाट इज लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दैट इज dx. इस एलिमेंट का लेंथ कितना है, dx, डिवाइडेड बाय एरिया इंटू y. ठीक है? फाइन. तो mg इंटू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं बनाता हूं, mg इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू वाई. नाउ व्हाट इज द वेट, सॉरी व्हाट इज द मास ऑफ दिस मच लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट. ये जो रॉड है, इसका लेंथ m है और उसका मास कैपिटल M. तो अगर इस रॉड का लेंथ मैंने लिया L माइनस एक्स, तो उसका मास होगा कैपिटल M, उसका मास होगा सॉरी स्मॉल m. राइट? तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट स्मॉल m, सॉरी कैपिटल L इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू L माइनस एक्स. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M बाई L इंटू L माइनस एक्स. सही बात है? इसको उठा के यहां पे डाल दो, क्या आ जाएगा,
यहाँ पे लिखता हूँ, in place of small m I can write capital M by L into L minus x. So G into L minus x into dx divided by A into y. So this is the change in length of this small element dx. Similarly, अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा वो किसकी वजह से आएगा? इट विल बी ड्यू टू दिस मच वेट ऑफ द रॉड. तो इसके हिसाब से हम यहां से लेके यहां तक सारे एलिमेंट्स को लेंगे, तो हर छोटे छोटे एलिमेंट में जो एक्सटेंशन होगा उसका एडिशन करेंगे, तो तुमको मिलेगा टोटल इलोंगेशन इन दिस रॉड. इस रॉड में टोटल इलोंगेशन कितना होगा वो तुमको मिलेगा. ठीक है, ठीक है भाई. तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इज इंटीग्रल डेल्टा एल, दिस डेल्टा एल का इंटीग्रल. एंड व्हाट इज डेल्टा एल? यहां पे लिखेंगे एम जी बाय एल ए वाई इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स. अभी यहां x कहां से कहां वेरी करना चाहिए? इफ यू टेक x इक्वल टू 0 तुमको ये एलिमेंट मिलेगा. इफ यू टेक x इक्वल टू कैपिटल L ये वाला एलिमेंट मिलेगा. सो इफ यू चेंज वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, इफ यू चेंज वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 0 टू कैपिटल L, तो यू आर गोइंग टू कवर ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस रॉड. पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं x का जो लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल L. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल L. m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, l कांस्टेंट, a कांस्टेंट, y कांस्टेंट, तो सबको ले लो बाहर. तो मैं लिख सकता हूं m g by l a y l माइनस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन l dx माइनस एक्स dx, l dx का इंटीग्रेशन l इंटू एक्स माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2. नाउ वी आर गोइंग टू पुट लिमिट्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल L. तो क्या होगा? जब L इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 2 माइनस, और 0 पुट करोगे तो 0. So basically after putting the limits you will get L square minus L square by 2. So इस पूरे की जगह मैं लिखूंगा L square by 2. तो क्या आएगा देखो यहाँ पे mg by L a y into L square by 2. So एक L से एक L cancel. So you are getting the answer delta L equal to capital M G into L divided by 2 a y. So this is the change in length of this rod due to its own weight, or extension in this rod due to its own weight. ठीक है, इतना लिख लो. उसके बाद एक आसान तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है उसका. इतना लिख लो पहले. ठीक है, लिखो इतना सब लोग फटाफट. और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो.
ठीक है, लिखो फटाफट सब लोग। इतना हो गया, आगे चले। ठीक है, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये तुमको समझना जरूरी है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन इन फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। मेरे पास फॉर्मूला था डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाई ए वाई। ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, क्या वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या करते थे हम लोग, हम ऐसा एक रॉड लेते थे और हम बोलते थे कि इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F, तो उस केस में हमने उसका जो खुद का वेट था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, या हमको पता है कि जो एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट आता है वो बहुत छोटा होता है, सो दैट इज नेग्लेक्टेड। तो हमने क्या किया था, इसे फोर्स F लगाया, तो फोर्स ऑन ईच पॉइंट वाज इक्वल टू F। हर पॉइंट पे फोर्स कितना था, F के बराबर, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया एफ एल बाई ए वाई और हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ईच एलिमेंट इज डिफरेंट, फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड ऑन ईच एलिमेंट इज डिफरेंट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी फोर्स तो हर जगह सेम नहीं है, इसका मतलब जो एक्सटेंशन होगा वो भी हर जगह सेम नहीं होगा, अलग अलग पोर्शन में एक्सटेंशन अलग अलग होगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे डेल्टा 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 बहुत सारे छोटे 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 पार्ट्स में डीएक्स डीएक्स में डिवाइड कर दिया। फिर हर एक एलिमेंट का जो एक्सटेंशन होगा वो हमको पता करना है, और पूरे रॉड में जितना भी एक्सटेंशन होगा सबका एडिशन करेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स का, तो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल एक्सटेंशन विच इज प्रेजेंट इन द रॉड। सही बात है? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट करने का सोचा, क्योंकि जो फोर्स एट ईच पॉइंट है वो डिफरेंट है, तो हमारा जो एक्सटेंशन है एक्सटेंशन है डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट, इसलिए इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो जब भी तुम्हारे पास एक ऐसा कोई वेरिएबल है या ऐसा कोई क्वांटिटी है जो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट नहीं है, और उन सबको तुमको ऐड करना है, तो तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन यूज करोगे, राइट? तो यहां पे देखो फोर्स, इसलिए मैंने क्या बोला कि डेल्टा एल विच इज एक्सटेंशन in this small element dx is equal to fl by ay. Force, this is the force which is acting on this element which is dx. तो वो फोर्स क्या है, this element is supporting weight of this rod, इस रॉड का क्या कर रहा है, वो वेट सपोर्ट कर रहा है। अगर इस रॉड का वेट सपोर्ट कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, F इक्वल टू मास ऑफ दिस मच पोर्शन ऑफ द रॉड इनटू जी, इसलिए मैंने लिखा m इंटू जी, इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। अभी एलिमेंट का जो लेंथ है वो क्या है, dx, क्योंकि हम इसका कितना एक्सटेंशन होगा वो पता कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx। यहां पे मैं स्मॉल a लिख देता हूं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, राइट? सो mg इंटू dx डिवाइडेड बाई एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस y। ठीक है यहां तक? ओके, उसके बाद अब मेरे को क्या पता करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड द मास ऑफ दिस मच पोर्शन ऑफ द रॉड, इस छोटे से इस पार्ट का मेरे को पता करना है कितना मास होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर लेंथ रॉड का L है कैपिटल L, तो मास कितना है कैपिटल M, तो अगर लेंथ L माइनस एक्स होगा तो मास कितना होगा, स्मॉल m के बराबर। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा मास होगा, या जितना छोटा लेंथ होगा उतना कम मास होगा। तो आई कैन यूज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैंने लिखा L इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू L माइनस एक्स। फ्रॉम हियर आई गॉट कैपिटल M बाय कैपिटल L इंटू L माइनस एक्स।
ठीक है, तो इसको उठा के इसमें डाल दो, क्या आएगा, कैपिटल M इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल L इंटू ए इंटू वाई। ठीक है, अब ये हमको पता है दिस इज द एक्सटेंशन इन द एलिमेंट dx, दिस इज द एक्सटेंशन इन द एलिमेंट dx। हमको पता करना है ऐसे हर एलिमेंट में जो भी एक्सटेंशन होगा सबका एडिशन कितना होगा। तो आई कैन डू इज आई कैन इंटीग्रेट दिस डेल्टा एल एंड गेट द टोटल एक्सटेंशन इन दिस रॉड। तो मैंने लिखा डेल्टा कैपिटल L इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल्टा स्मॉल l, एंड डेल्टा स्मॉल l इज नथिंग बट दिस टर्म, तो इसको इंटीग्रेट करना है हमको। तो mg बाई एल ए वाई इंटू एल माइनस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे। mg बाई एल ए वाई इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट, तो इसको पूरे को ले लो बाहर और इसको इंटीग्रेट करो एल माइनस एक्स डी एक्स, क्या आएगा, एल इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, दैट इज द इंटीग्रेशन। इसमें जब लिमिट पुट करोगे तो यू विल गेट पुट अपर लिमिट माइनस पुट लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो समथिंग माइनस जीरो इज जीरो, कोई मतलब नहीं है। तो इस अपर लिमिट पुट किया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 2, तो कितना आया, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 2 इज एल स्क्वायर बाय 2, so I will put L square by 2 here, mg by L a y into L square by 2, कट, यहाँ क्या बचा, mgl by 2ay, mgl by 2ay, तो दिस इज द आंसर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक इसका आसान मेथड बताता हूँ, इसका आसान मेथड वो तुम यूज कर सकते हो, राइट। बंद हो गया कि देखो एक बार, देखो इसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो। अभी यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया, वाई आई एम यूजिंग इंटीग्रेशन इन दिस केस। अभी तक हम जो करते थे पहले उसमें क्या होता था, यहाँ पे फोर्स लग रहा है और हमने ये नेग्लेक्ट किया था कि एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट हमने कुछ कंसिडर किया नहीं, ठीक है। तो फोर्स एट ईच पॉइंट इन दिस रॉड वाज सेम, फोर्स हर पॉइंट पे क्या था, सेम था, इसलिए मैं डायरेक्टली एफ एल बाई ए वाई लगा सकता था। फोर्स सेम है, लेंथ एल है, डिवाइडेड बाई एरिया एंड यंग्स मॉडुलस वाई। लेकिन इस जगह पे फोर्स विच इज एक्टिंग एट ईच पॉइंट डिफरेंट है, हर पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फोर्स अगर डिफरेंट है तो आई विल जस्ट कंसिडर वन एलिमेंट dx, इस dx एलिमेंट का जो एक्सटेंशन होगा दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ दिस रॉड, इस रॉड का जो वेट है उसकी वजह से जो एक्सटेंशन होगा वो इसमें होगा। अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे लिया तो इसका जो वेट है पूरा, इसका वेट, इस इतने पूरे सेक्शन का वेट, इसकी वेट की वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा। तो हर पॉइंट पे फोर्स अलग, एक्सटेंशन अलग। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ एलिमेंट विच इज अ डिस्टेंस x एंड इट हैज लेंथ dx। तो इस एलिमेंट का जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा l, दैट इज गिवन बाय f लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय एरिया इनटू y। तो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट इज वेट ऑफ दिस रॉड which is mg, right? So mg into length, length of this element is dx, length of this small element is dx divided by area into y, ठीक है भाई। अब मेरे को पता करना है कि मास क्या होगा, इस एलिमेंट का मास क्या होगा। तो मैंने लिखा कि अगर रॉड का लेंथ कैपिटल L है उसका मास कैपिटल M होगा, तो अगर रॉड का लेंथ L माइनस एक्स है तो उसका मास कितना होगा, और स्मॉल m के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन। तो फ्रॉम हियर आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल L इंटू स्मॉल m इज इक्वल टू L माइनस एक्स इंटू कैपिटल M, जो कि यहाँ पे लिखा है। रीअरेंज दिस एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल m विच इज m बाय L इंटू L माइनस एक्स। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल m इन दिस एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो आया
ये वाला, दिस इज एक्सटेंशन इन दिस एलिमेंट dx, इस dx में जितना एक्सटेंशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एक्सटेंशन इन दिस रॉड, पूरे रॉड में कितना एक्सटेंशन होगा पता करना है। इसका मतलब हर एलिमेंट का जो एक्सटेंशन होगा सबको तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यू आर गोइंग टू ऐड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो कैसे ऐड करेंगे, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रल mg बाई एल ए वाई इंटू एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, नाउ वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 मतलब ये वाला एलिमेंट, x इक्वल टू l मतलब ये लास्ट वाला एलिमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक अगर x का वैल्यू तुम धीरे 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 चेंज करोगे तो यू आर गोइंग टू कवर दिस होल रॉड, पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाएगा। तो लिमिट लगाएंगे फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कैपिटल L। नाउ mg बाई एल ए वाई इज कॉन्स्टेंट, बाहर ले लो, mg बाई एल ए वाई इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल L तक, ठीक है, खत्म। इसके बाद लिमिट पुट करो, यू विल गेट L इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो आया एल स्क्वायर बाई 2। तो mg बाई एल ए वाई इंटू एल स्क्वायर बाई 2 कैलकुलेट करो, यू विल गेट mgl बाई 2ay, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको, बहुत सिंपल है। नाउ सेम चीज करने का एक दूसरा इजी तरीका देखते हैं, ठीक है। क्या है तरीका, देखो अगेन दिस इज सीलिंग, तुम्हारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L, जिसका मास है कैपिटल M, A जिसका यंग्स मॉडुलस है Y, राइट। अब ये जो पूरा का पूरा रॉड है, इसका जो सेंटर है उसके ऊपर हम मान सकते हैं कि होल ग्रेविटी इज एक्टिंग, और तुम बोल सकते हो कि जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास एक चौक है, राइट। अभी मैं क्या करता हूं, इस चौक को ऐसे रखता हूं मेरे उंगली पे, यहाँ पे। अभी ये बताओ क्या मैं पूरे चौक को पकड़ रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे पकड़ रहा हूं जो इस चौक का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अगर मैं इसको यहाँ पे उंगली लगाऊंगा और बीच वाला हटा दूंगा तो क्या ऐसे बैलेंस होगा रॉड, या ये चौक यहाँ पे बैलेंस होगा, गिर जाएगा ऐसे। यहाँ पे पकड़ूंगा तो बैलेंस होगा, ऐसे गिर जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेंटर में इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा तो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है दैट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस होल रॉड। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि जो वेट है mg दैट एक्ट्स एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एंड नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक रॉड है ऐसा, इसका सेंटर यहाँ पे, तो mg कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे सेंटर पे, तो इसका मास कैपिटल M इंटू जी। तो हम बोल सकते हैं कि mg कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे। अभी इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, L बाई 2। तो फोर्स इज एक्टिंग एट ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L बाय 2। कौन से पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे, और कितना दूर है, L बाय 2। तो जो एक्सटेंशन होगा डेल्टा L दैट इज एफ L बाय ए वाई होता है जनरल फॉर्मूला। नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज mg कैपिटल mg इनटू व्हाट इज द लेंथ, मतलब कौन से पॉइंट पे लग रहा है वो फोर्स, L बाय 2, तो L बाय 2 डिवाइडेड बाय एरिया इनटू y। क्या है आंसर, mgl बाय 2ay। आया नहीं आया, सेम आंसर है, यू गॉट द सेम आंसर, दिस डेल्टा L इक्वल टू mgl बाय 2ay। यहाँ पे मैं लिखता हूँ L इफेक्टिव ऐसे, EFF L इफेक्टिव, ठीक है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। F इंटू L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय ay इज इक्वल टू mgl बाय 2 बाय ay, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ इफेक्टिव या इफेक्टिवली जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है दैट इज L बाय 2, ठीक है, बात समझ में आई, खत्म। तो ये है दूसरा मेथड जो कि ज्यादा आसान है। ये कब लगा सकते हो, ये तभी लगाओगे जब रॉड इज यूनिफॉर्म, रॉड इज यूनिफॉर्म।
अगर मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा रॉड है, ऐसा रॉड है, ऐसा रॉड, ठीक है, जो ऊपर मोटा है, नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा पतला हो रहा है, इस केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो, लेकिन अभी हमको पता नहीं कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम नहीं लगा पाएंगे। कहाँ पे लगाना है हमको? ये सिर्फ वहां पे लगाना है जहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी इज एक्टिंग एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं लगने वाला है, क्योंकि ऊपर ज्यादा मास है, नीचे कम मास है, तो यहाँ पे लगने वाला mg थोड़ा सा ऊपर लगेगा, और हमको पता नहीं हो कहाँ पे लगेगा, इसलिए हम इस चीज में ये सब यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिंपल आया जिसमें तुम डायरेक्टली देख सकते हो, क्यों? क्योंकि जो रॉड है तुम्हारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब मोटा छोटा नहीं है, सब जगह उतना ही एरिया का है, ठीक है। तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तुम मान के चल रहे हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज एक्टिंग एट अ पॉइंट विच इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? फाइन। नाउ आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो भी तुमको बता देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था अबाउट बल्क मॉडुलस, हमने डिस्कस किया था अबाउट बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के रिलेटेड एक क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस और इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। So compressibility is denoted by capital C. So capital C is 1 by capital K. Capital K is bulk modulus और इसका यूनिट क्या होगा? What is the unit of bulk modulus? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ऐसा यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। एंड व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी C? इसके डायमेंशंस क्या होंगे? मीटर स्क्वायर को लिख सकता हूँ लेंथ स्क्वायर, न्यूटन, व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ न्यूटन? न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? m l t माइनस 2, तो आ जाएगा तुम्हारा m माइनस 1 l 1 t 2, m माइनस 1 l 1 t 2। So these are the units and dimensional formula for compressibility। इसको लिख लो, compressibility is reciprocal of bulk modulus and उसका unit and dimensions लिख लिया हमने, राइट। ठीक है, लिख लिया, आगे चलते हैं। Now let's talk about one more quantity which is Poisson's ratio, which is Poisson's ratio, ठीक है। ठीक है, अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे पॉइजन्स रेशियो, कुछ लोग बोलेंगे पोजांस रेशियो, ठीक है। तो नाम है, कुछ भी बोल दो तुमको जो अच्छा लगे। तो पोजांस रेशियो ये होता क्या है, लिख लो इसका डेफिनेशन, या पहले इसके बारे में बात करते हैं। सो जस्ट फॉर एग्जांपल क्या करो, जो चपाती का आटा होता है उसका ऐसा कुछ बना लो चौक जैसा, ठीक है, ऐसा ऐसा करके ऐसा बना लो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको ऐसे खींचो, दोनों साइड से। इसको जब खींचोगे तो क्या होगा, इसका एरिया सेम रहता है कि थोड़ा कम हो जाता है?
अगर एक हमने ऐसा लिया चपाती का आटा और उसको ऐसे खींचा दोनों साइड से, तो क्या होगा, अंदर वाला क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है, एरिया कम हो जाएगा। सो अगर तुमने उसका लेंथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसका एरिया कम हो जाता है। अगर उसको हमने ऐसे दबाया दोनों साइड से, तो क्या होगा, बीच में फूल जाएगा। तो अगर लेंथ कम करने की कोशिश की तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब देयर इज स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडिनल अलोंग द लेंथ, एंड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज लेटरल डायरेक्शन। सो there is a strain in longitudinal direction, and due to that there will be a strain in lateral direction. इसमें strain होगा तो इसमें strain आएगा, ठीक है। तो Poisson's ratio gives the ratio of lateral strain to longitudinal strain. तो लिखो about Poisson's ratio. And it is denoted by sigma. It is denoted by सिग्मा। लिखो इसके बारे में एक सेंटेंस, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, within the elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। यहाँ पे डी क्या है, डायामीटर ऑफ वायर, एंड दिस लेंथ इज एल, इज लेंथ ऑफ वायर, एल इज लेंथ ऑफ वायर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस क्यों आया, ऐसे सोचो, अगर तुम्हारे पास एक रॉड है एंड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, लेंथ तो इंक्रीज होगा लेकिन उसका डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एल बाई एल इज अ पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज डेल्टा डी बाई डी, डायमीटर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, इसका मतलब चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी इज व्हाट, नेगेटिव। डेल्टा डी इज डी फाइनल माइनस डी इनिशियल। यहाँ पे जो फाइनल डायमीटर है वो छोटा है, इनिशियल डायमीटर बड़ा था, इसका मतलब दिस डेल्टा डी इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सिग्मा माइनस डेल्टा डी बाई डी लिया है और डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। उल्टा दूसरा केस ले लो, सपोज हमारे पास एक रॉड है लेंथ एल का ऐसा कुछ, और हमने इसको ऐसे दबाया, ऐसे हम इसको दबाने वाले हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और लेंथ कम हो जाएगा। इन दिस केस डेल्टा डी इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड डेल्टा एल इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये केस है वेयर लेंथ ऑफ दिस रॉड इज गोइंग टू इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो डायमीटर कम हो जाएगा, एंड यहाँ पे लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, तो यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज होगा। दिस इज ट्रू इन जनरल केसेस, ठीक है, जनरल केस में ऐसा ट्रू है, ऐसा होता है। लेकिन सपोज देयर इज अ मटेरियल whose स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, मान लो उसके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है दे आर अरेंज लाइक दिस, ऐसा कुछ है। तो सोचो क्या होगा, अगर इसको ऐसे दबाएंगे नहीं, इंक्रीज करते हैं, इसको ऐसे खींचो, अगर इसको खींचोगे तो क्या होगा,
दिस इज लाइक सीजर, कैंची जैसा है, इसको खींचोगे तो ये खुलेगा ऐसे, तो इसको खींचने के बाद ये ऐसे हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स, ये जो ऐसे है दे विल बिकम समथिंग लाइक दिस, दे विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ हो जाएगा, ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, राइट। तो इस केस में लेंथ बढ़ता है तो डायमीटर भी बढ़ता है, बट ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज क्वार्क, क्वार्क इज द फेमस एग्जांपल, ठीक है। ओके, लिख लो इसको फटाफट। पोजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड उसका डेफिनेशन, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पोजन्स रेशियो, ठीक है। ये डायग्राम्स भी बना लो। ठीक है, चलो राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कांस्टेंट्स, ठीक है। रिलेशन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, इन चारों में क्या रिलेशन है वो। अब इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुमको इसको याद करना है। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो इंजीनियरिंग में जाके मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए इसको याद कर लो। रिलेशन इज यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन विच इज बिटवीन यंग्स मॉडुलस k एंड पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। Second relation is Young's modulus y is equal to 2 times modulus of rigidity eta into 1 plus sigma, into 1 plus sigma, ठीक है। इसको याद करना है। एंड द थर्ड रिलेशन इज 9 by Young's modulus y is equal to 3 by modulus of rigidity eta प्लस 1 by बल्क मॉडुलस के, 1 by बल्क मॉडुलस के, ओके। तो ये तीनों रिलेशंस हमको याद रखने हैं। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू 1 माइनस 2 सिग्मा। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 टाइम्स रिजिडिटी मॉडुलस इनटू 1 प्लस सिग्मा। एंड तीसरा इज 9 by y इक्वल टू 3 by नीटा प्लस 1 by k, ठीक है। ये याद करना है सबको, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल दो, अलग कलर के पेन से लिखो, जो करना है करो, लेकिन ये सारे याद होने चाहिए। y इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल टू 2 नीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, एंड 9 by y इक्वल टू 3 by नीटा प्लस 1 by k. You have to remember this. Write the next one. Factors affecting elasticity. Factors affecting elasticity.
ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। इसमें पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अभी सोचेंगे क्या होगा अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये बताओ व्हाट विल हैपन टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस। दो एटम्स है, मान लो रूम टेम्परेचर पे, या कोई आयरन है, उसके जो दो एटम्स है उसके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्प्रिंग, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है, इंटर एटॉमिक फोर्स कम हो जाता है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो वीक हो जाता है या कम हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट जो यंग्स मॉडुलस है दैट डिक्रीजेस, यंग्स मॉडुलस तुम्हारा हो जाएगा कम, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन के साथ लिखना है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे या थोड़े कम स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दैट यंग्स मॉडुलस कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ सेकंड वन, राइट, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। अभी इसका डिटेल तुमको नहीं बता सकते क्योंकि ये सब इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कि इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज में क्या क्या होता है और उसकी वजह से कैसे ये चेंज होगा, लेकिन बस इतना बता सकते हैं कि अगर इम्प्यूरिटीज ऐड होगा इसमें तो इन जनरल मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर इम्प्यूरिटीज ऐड करोगे तो इन जनरल मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज यंग्स मॉडुलस इंक्रीजेस। अगर इम्प्यूरिटीज ऐड करते हो तो यंग्स मॉडुलस बढ़ जाता है, बेसिकली मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, लेट्स टेक अ आयरन रॉड, प्योर आयरन है ये, ठीक है, आयरन रॉड, प्योर आयरन, उसका जो यंग्स मॉडुलस है कुछ तो होगा। नाउ टेक अ स्टील रॉड, स्टील का रॉड लो, सेम डायमेंशन, सेम लेंथ, एवरीथिंग सेम, स्टील का रॉड लो, उसका जो यंग्स मॉडुलस होगा ऑफ स्टील इज मोर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ प्योर आयरन, प्योर आयरन से यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज लार्जर। अब स्टील जो होता है उसमें बेसिकली आयरन होगा, बट along with iron there are some other impurities, और तुम बोल सकते हो other elements which are mixed with iron और which are present in iron, ठीक है। तो आयरन के साथ उसमें क्रोमियम, निकल, ये वो बहुत सारी चीजें डाली जाती है, ठीक है। तो along with iron there are some impurities which are being added into this iron rod, तो वो जो होता है वो स्टील का बन जाता है, स्टील रॉड, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ ठीक है, अब एक छोटा सा है वो लिखो, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। मान लो तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया F एंड एक्सटेंशन हुआ x, तो यू कैन राइट फोर्स इक्वल टू K इंटू एक्स। फोर्स इज फोर्स ऑन द स्प्रिंग, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, x इज द एक्सटेंशन। तो अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हुआ ड्यू टू फोर्स F,
so this K is the force constant of this spring, ठीक है। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो force is proportional to extension, एंड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है वही एक फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग है, तो इसको बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग बोला जाता है, ठीक है। अब हमने क्या बात किया था कि अगर तुम्हारे पास दो एटम्स है तो इंट्राएटॉमिक फोर्सेस अमंग दोज टू एटम्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्प्रिंग। वो जो इंट्राएटॉमिक फोर्सेस है उसको हम एक स्प्रिंग से डिनोट करेंगे। तो ये जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से K, एटॉमिक स्प्रिंग कांस्टेंट Ka और इंट्राएटॉमिक फोर्स कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। जैसे आयरन की बात कर रहे हो तो आयरन, स्टील का बात कर रहे हो तो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी हो, ठीक है, इनटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एवरेज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस विच इज R0। दिस इज फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, एंड दिस इज यंग्स मॉडुलस, एंड दिस इज इंटरएटॉमिक डिस्टेंस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बेसिकली इसको बोल सकते हो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है उस टाइम पे जो भी इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होगा दैट इज R0। तो इसको भी याद रखो, इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, K इक्वल टू वाई इंटू R0। K is interatomic force constant which is equal to Young's modulus into R0. R0 is the interatomic distance at equilibrium or in equilibrium condition, ठीक है। लिख लो इसको फटाफट। ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीख लिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसके बाद ही हम आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, ओके।